ओके, तो पिछले क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे किसका, एसिड एंड बेसिस का। जो क्लासिफिकेशन था आप लोगों ने देखा है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आप पिछले क्लास में भी पढ़े थे, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ रही है जो आप आगे की क्लास में भी पढ़ोगे, लाइक मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ चुके हैं, जो हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट में देखे थे। लिटमस पेपर के ऊपर एक्वस सॉल्यूशन का स्टोरी क्या था कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होना है। अब यहाँ पर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी एसिड्स हो, गौर से आप देखते जाना, जो रिएक्शन था हम लोगों ने पहले ही यूज कर दिया है। तो फर्स्ट हम लोग ने दिया कि मेटल्स के साथ जो एसिड अगर रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो क्या होगा। ये आप पहले भी यूज कर चुके हो, आप कुछ लोग यूज किए होंगे, कभी ध्यान में हो और नहीं तो कोई बात नहीं, अभी हम दिखा रहे हैं। तो जिंक जो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है, बहुत लोग को ऐसा प्रॉब्लम था कि सर जिंक का कलर कैसा होता है। तो जिंक दिमाग में रखेंगे हमेशा कि जिंक ऑलवेज कलरलेस ही होगा। अगर व्हाइट लिखते हैं चलो चलता है, सिल्वर कलर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग जिंक को, अदरवाइज कलरलेस बोलेंगे। तो जिंक को जब हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये टर्म याद रखना, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो ये जिंक जो है सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बना दिया, जो ये सॉल्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस मेरा इवॉल्व कर जाता है बाहर। ये पीछे के अगर चैप्टर से अगर हम लोग रिलेट करें, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, कौन सा, एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, तो कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां बात आती है कि सर ये जो हाइड्रोजन गैस होगा ये भी कलरलेस होगा। तो हम ये प्रूफ कैसे करेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है या कोई दूसरा गैस निकल रहा है। इसके लिए काफ़ी सिंपल है कि जब आप इसका यूज करोगे और जब टेस्ट ट्यूब में डाल दे, अगर इसको हम लोग जिंक को और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे और जब गैस देखेंगे कुछ गैस मेरा ऊपर की ओर इवॉल्व कर रहा है, टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रहा है, तो उस जगह हम लोग क्या करते हैं, एक बर्निंग कैंडल लगा देते हैं। ये बर्निंग कैंडल का कनेक्शन जैसे ही ये गैस हाइड्रोजन गैस के साथ होता है, बर्निंग कैंडल का कनेक्शन जैसे ही हाइड्रोजन गैस के साथ होगा तो एक साउंड सुनाई देता है पॉपकॉर्न का। कॉर्न तो आप समझते हैं, पॉपकॉर्न घर में बैठे बैठे आजकल लोग यही खा ही रहा है टाइम पास करने के लिए। तो पॉपकॉर्न की तरह आवाज शुरू हो जाती है करना। तो अगर पॉपकॉर्न का आवाज आना शुरू हो गया, दैट मीन्स कि जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो निश्चित तौर पर हाइड्रोजन गैस होगा। तो ये चेक करना, ये टेस्ट करते हैं हम लोग इस ढंग से कि कैसे हम लोग ये टेस्ट करें कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। देन नेक्स्ट रिएक्शन आपका हम लोग यूज कर रहे हैं किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, अदरवाइज बाइकार्बोनेट के साथ। ये दोनों को एक साथ यूज करने का पर्पस ये है कि दोनों के साथ जो आपका रिएक्शन होता है एसिड का, दोनों में प्रोडक्ट आपका सेम ही निकलता है, सिर्फ थोड़ा सा बैलेंसिंग आता है एक में, अदरवाइज एक आपका टोटली बैलेंस्ड है और एक में कुछ मोल के साथ हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो रिएक्शन विद कार्बोनेट अदरवाइज बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट सोडियम के साथ यूज किए तो सोडियम कार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट का फार्मूला हो गया NaHCO3, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं हम लोग। HCl के साथ हम लोगों ने, HCl जो एसिड है इसके साथ हम लोगों ने इस्तेमाल किया, तो बना गया एक सॉल्ट बन गया आपका ये NaCl। सोडियम जो है क्लोरीन के साथ NaCl बना दिया। जो ये हाइड्रोजन जो है ये कार्बोनेट के ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना दिया, और जो ये बचा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गया। अब यहाँ भी यही कहानी कि आखिर ये हम कैसे टेस्ट करें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है। तो इसके लिए हम लोग भी टेस्ट करते हैं। तो हम लोग लाइम वाटर, आपके घर में आप खुद से टेस्ट कर लेना अगर ऐसा हो तो। आप क्या करो, अगर गैस कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड कोई चीज़ की जलाओगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रहा हो तो टेस्ट कैसे करें, तो काफ़ी सिंपल है। उससे बेहतर तो आप रिएक्शन घर में मत ही करो, कोई क्या ठिकाना है आप लोगों का, अपने आप को ही डैमेज कर लोगे। तो उससे सिंपल सा क्या है आप कि आप लाइम वाटर ले लो, चूना तो मिलेगा, और चूना मिलेगा तो एक शीशे ग्लास में, ग्लास का जो होता है ग्लास, शीशे का ग्लास ले लो और उसमें मिक्स कर दो उसको वाटर के साथ, चूने को,
और उसको पहले क्या कर लो, छान लो किसी चीज़ से, फिल्टर्ड कर लो किसी चीज़ से। तो काफ़ी फिल्टर होने के बाद जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम लोग फिर साफ करके अच्छे से ग्लास को साफ करके और फिर से उसमें डाल देंगे। और करेंगे क्या कि हम लोग अगर जो बायोलॉजिकल फिनोमेना में हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, रिस्पायरेशन का फिनोमेना, तो हम लोग करेंगे क्या कि उस ग्लास को अच्छे से पकड़कर और कसकर अगर उसमें हम लोग हवा ब्लो कर दे, अगर ब्लो करें तो देखेंगे कि उसका कलर कुछ चेंज आ गया। वो चेंज क्या आता है इसको हम बताते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जैसे हम लोगों ने लाइम वाटर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैसे बनाया हम लोग कैल्शियम, इसका नाम एक और होता है ना, पिछले क्लास में वो पढ़े थे, स्लैग लाइम। तो हम लोग क्विक लाइम से स्लैग लाइम बनाते हैं। तो स्लैग लाइम हम लोगों ने पहले ही बना लिया, लाइम वाटर ले लिया। लाइम वाटर को फिर हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया, तो ये कन्वर्ट हो गया एक सॉल्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी का कलर मिल्की होता है, जो व्हाइट कलर का दिखता है। पीपीटी का मतलब पहले क्लास में ही बताए थे आपको, पर्सिपिटेट, जो नीचे बॉटम में स्पिल डाउन होकर दिखाई देगा। तो जैसे ही आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हो तो वो एक कलर शो करता है, जिसको हम लोग मिल्की कलर कहते हैं। इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो गैस निकला है वो निश्चित तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपका, ये आप पहले से ही जानते हो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। न्यूट्रल होना सिंपल सा रिएक्शन है, पीछे क्लास में भी पढ़े आप, न्यूट्रलाइजेशन आपके पीडीएफ में भी गया था। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो नीचे से पढ़ते आ रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, यानी कि एक बेस है और एक एसिड है, दोनों को कंबाइन किए जो सॉल्ट बना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। बस दिमाग में ये रखना है, हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे अभी, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रल तभी पॉसिबल है जब दोनों की बॉन्डिंग वाइज करते हैं। इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर दो पर्सन है और दोनों की बॉन्डिंग अगर इक्वल नहीं, दैट मीन्स एक ज़्यादा बॉन्डिंग वाला हो, एक ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला हो, जो बॉन्डिंग करना चाहे किससे, कम स्ट्रेंथ वाले से, तो वहाँ पर कभी भी न्यूट्रल फॉर्म तो नहीं बने। दैट मीन्स भेजे में क्या आ रहा है बात, कि अगर दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल हो, जिसके साथ हमको मिलना है, दोनों का स्ट्रेंथ अगर इक्वल हो, दोनों के साथ अगर मिलना है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा तब जाकर वो न्यूट्रल बनेगा, अदरवाइज वो न्यूट्रल नहीं हो सकता है। तो बात यहाँ यही है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो हम लोग एसिड और बेस लेते हैं, तो एसिड का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए और बेस का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए अपनी अपनी जगह। अगर दोनों का स्ट्रेंथ में किसी का इक्वल ना हो तो वो कभी भी न्यूट्रलाइजेशन तो फॉर्म नहीं करेगा। सॉल्ट तो बनाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, सॉल्ट तो बनेगा, बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करेगा तो न्यूट्रल बनेगा, अदरवाइज वीक बेस वीक एसिड करेगा तो न्यूट्रल बनेगा, वो भी इक्वल 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 स्ट्रेंथ के साथ। तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोग मेटल ऑक्साइड में आते हैं। तो एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हुए हैं कि मेटल के साथ अगर हाइड्रो ऑक्साइड जुड़ जाए, मेटल के साथ अगर ऑक्साइड जुड़ जाए तो वो बेसिक नेचर का होता है। तो मेटल ऑक्साइड के साथ अगर एसिड को अगर हम लोग रिएक्ट करा दें तो निश्चित तौर पर वो भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा। कलर में क्या है, यहाँ हम कॉपर ऑक्साइड का यूज किए, तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, इसको एसिड के साथ रिएक्ट करा दिए तो ये बन गया सॉल्ट, जो किस कलर में आ गया, ब्लू ग्रीन, और वाटर बाहर एज यूजुअल निकलता है। तो ये है आपका रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है जो बाद में हम लोग बात करेंगे, इस पर हम लोग बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो एसिडिक नेचर का भी होता है। वो क्यों होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो थोड़ा सा ऊपर है, तो वो बाद में आराम से बात करेंगे। तो रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड बेस, यहाँ पर हम लोग बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा मेटल है लाइक जिंक है, इसके साथ हम लोग अल्मुनियम ले सकते हैं, अल्मुनियम, ये दोनों खासकर ज़्यादा फोकस करके करना, अगले क्लास में भी यूज होगा तुम्हारा। तो ये दोनों जो है मेटल, जिंक हो अदरवाइज अल्मुनियम हो, ये जब बेस के साथ रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ भी एक सॉल्ट बनता है जिसको हम लोग जिंकेट के नाम से जानते हैं। यानी कि जिंक के साथ कर रहे हैं तो जिंकेट बन रहा है, अगर अल्मुनियम के साथ करेंगे
तो अल्यूमिनेट बनेगा। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सब मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसके पीछे रीजन है। तो अगले क्लास में भी पढ़ना है, जो हम अगले क्लास में जब अगर बताएं तो ज़्यादा बेहतर से आप समझ में आओगे कि पीछे क्लास में ऐसा क्यों किए थे। तो ये याद रखना कि ये दोनों खासकर सोडियम के साथ बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट कर गया तो वो आपका जिंकेट बनाएगा जिंक के साथ, अदरवाइज अल्युमिनियम के साथ अगर हम रिएक्ट करा दे तो वो अल्युमिनेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस एज यूजुअल बाहर निकल जाता है। तो इस ढंग से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो पीडीएफ जाएगा आप उसको देखना अच्छे से, लेकिन ये याद रखना जो चीज टर्म्स आपको हमने अभी बताया है इसके बेसिस से क्वेश्चंस भी आता है। कैसे आएगा वो हम आपको बताएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएगा, बट ये टर्म्स याद रखना। एक चीज ये याद रखना कि डाइल्यूट के साथ अगर कर रहे हो तो हाइड्रोजन गैस आ रहा है, अगर इसको काउंट कर दे, अगर हम इसी को ये फर्स्ट रिएक्शन इसको काउंट कर दे, यहाँ वाटर रिलीज कर जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। तो थोड़ा थोड़ा टर्म्स फिनोमेना को छोड़कर डाइल्यूट में क्या, काउंट में क्या, ये मेटल नॉन मेटल में ज्यादा बेहतर से आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग पीएच पे आते हैं, जहाँ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात हम लोग जो करते हैं। तो पीएच का मतलब ही होता है, जो लिखने का जो टर्म है पीएच, दैट इज कॉल्ड, पी को हम लोग कहते हैं पोटेंस, जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं पोटेंस, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जिसके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, जिन्होंने इसका डिस्कवर किया था पीएच का। स्ट्रेंथ यहाँ से हम लोग पता करते हैं। तो एक छोटा सा टर्म है इसके डिफिनीशन में, अभी आप इसका यूज करोगे या नहीं करोगे, कि ये जो है रेसिप्रोकल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच जो है रेसिप्रोकल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन टर्म ऑफ लॉगरिथम। लॉग पता नहीं, आपको शायद अभी मैथमेटिक्स में पढ़ना होगा या न पढ़ना हो, थोड़ा बहुत हम यहाँ आपको बताते हैं। तो जैसे अब पीएच जो है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? इनवर्स, एक दूसरे का इनवर्स, उल्टा। तो हम लोगों ने यूज किया, वही लिखा है, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज पीएच इज इक्वल टू लॉग, यूज किया लॉग का 1 बाय, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम लोगों ने दिया है ना, इसी को हम लोग कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म पर यूज करते हैं। तो लॉग 1 बाई एच प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, या इसी को हम लोग अगर लिखना चाहें और करके तो क्या लिख सकते हैं, पी एच इजकल टू माइनस, हमने 1 बाई को यूज हटाकर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, ये टर्म्स हम लोगों ने यूज किया। ये पी एच का है, लेकिन पी एच भी अगर हम लोग कहें कि ये एक तरीके का इंडिकेटर ही है जो आपको आइडेंटिफाई करता है कि विच ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग एंड विच ऑफ दिस वीक एसिड, अदरवाइज बेस। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने स्केल बनाया है पीएच का। टोटल स्केल का काउंटिंग कितना होता है? 14 तक, 1 to 14। ये आप जानते हो अच्छे से, ये जो 7 आता है बीच में, अगर किसी भी सॉल्यूशन का अदरवाइज किसी भी सब्सटेंस का पीएच अगर 7 के अप्रॉक्स आता है तो वो सब्सटेंस अदरवाइज सॉल्यूशन वो न्यूट्रल होगा। दैट मीन्स कि उसमें एसिडिक और बेसिक की बिहेवियर एकदम इक्वल होगी। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले जो हम आपको बताएं न्यूट्रलाइजेशन में, ठीक है ना, कि 7 अप्रॉक्स 7 अगर किसी का आता है तो निश्चित तौर पर उसमें एसिडिक और बेसिक की बिहेवियर स्ट्रेंथ दोनों इक्वल होगी। तो अगर इक्वल होती है, तो अगर इक्वल होती है तो उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रल कहते हैं। अब यहां पर देखो, अगर 7 से डिक्रीज कर गया, 7 से डिक्रीज हो किसी सॉल्यूशन का पीएच, किसी का 6 आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए, वो तो मेजरमेंट से हम लोग देख लेंगे। 6 आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए, जैसे जैसे ये लो डाउन होता चला जाएगा, 7 से कम होता चला जाएगा, एसिडिक जो है आपका वो इंक्रीज बढ़ता चला जाएगा। दैट मीन्स किसी का पीएच अगर 1 आए और किसी का पीएच वैल्यू 4 आए तो 1 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा इन कंपेयर टू 4 वाला। ठीक उसी तरह इस साइड से अगर 8 से अगर हम
आगे की ओर मूव कर जाएं तो 8 to 14 में किसी का अगर 14 आता है और किसी का 10 आता है तो 14 वाला ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा इन कंपेयर टू 10। और इसको पता कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ तो लिखा नहीं रहेगा ना, पीएच पेपर दिया रहेगा आपको अगर लैब में तो वहाँ तो नहीं लिखा रहता है, आप डाल दिए तो वहाँ लिखा गया हो ऐसा 14, ऐसा नहीं। 14 का कलर अलग आएगा, 10 का कलर अलग आएगा, और उस कलर को हमको याद रखना होगा कि आखिर जो ये कलर आया वो 10 का है या किसका है। तो उस कलर से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उसकी बेसिक नेचर ज़्यादा है या किसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका टर्म है। अब मान लो कोई सॉल्यूशन है आपका, कोई सॉल्यूशन है आपका, तो सॉल्यूशन में अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इन कंपेयर टू H प्लस तो वो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। अगर उस सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है OH माइनस से तो वो एसिडिक नेचर का होगा। अगर दोनों का इक्वल है, जैसे बात कर रहे थे अभी हम लोग, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब क्या है, इसको मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए, मिटा देना। चलो, तो मेरा कहना ये है, ऐसा क्वेश्चन आता है बार बार, कहना ये है कि मान लो कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब और 3 टेस्ट ट्यूब दिया, 4 दे 5 दे मतलब नहीं है, और इसमें सॉल्यूशन है एक, इसमें एक सॉल्यूशन है और इसमें भी कोई सॉल्यूशन है, हमको पता नहीं कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको अगर हम लोग ये मान ले, इसको हम लोग B मान ले, B कर को, और इसको मान ले C। अब आपको क्या करें, ये चेक करने के लिए दिया जाए कि कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक है। तो मान लो A में हम लोगों ने लिटमस डाला, और इसके जैसे ही लिटमस नहीं, पीएच डाला हम लोगों ने, तो A में जैसे ही हम लोगों ने पीएच पेपर को डाल दिया। अब डाला जैसे ही पीएच पेपर को, तो उसके कलर से आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो है 10 आया इसका वैल्यू। उसके कलर से क्या आइडेंटिफाई हुआ, इसका वैल्यू कितना आ गया 10। और इसमें हम लोगों ने पीएच पेपर डाला तो इससे आइडेंटिफाई हो गया कि इसका जो कलर है, उसके कलर से हमको पता चला कि ये आया आपका 6। ठीक है, और जब इसमें डालते हैं हम लोग तो इससे आइडेंटिफाई हुआ मेरा क्या, कि इसके कलर से हमको पता चला क्या कि इसका जो है ये आया क्या, मान लो 5 आया। ठीक है, अब इसमें से आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, विच सॉल्यूशन इज मोर एसिडिक। तो आप गौर से देख लो, यहाँ से जैसे जैसे ये नीचे की ओर मूव करेगा, यानी कि जैसे जैसे ये 7 से लेस होना शुरू करेगा, उसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाए। तो 7 से कम कौन है इस तीनों में, ये है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, ये 6 वाला, और ये क्या है 10 है, दैट मीन्स 7 से ज़्यादा है, तो ये बेसिक नेचर को शो करेगा। तो इस ढंग से हम लोग बता सकते हैं, जब आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट दे तो इस ढंग से हम लोग बात कर सकते हैं कि कौन एसिडिक ज़्यादा है, कौन बेसिक ज़्यादा है, अदरवाइज कौन न्यूट्रल है। इस ढंग से हम लोग जो भी क्वेश्चन आए सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम लोग के लाइफ में भी काफ़ी चीज़, जो भी मेरे आजू बाजू है या जो भी हम लोग डाइजेशन के थ्रू काम करते हैं, जो भी प्लांट्स है आपका, एक्वेटिक एनिमल्स है आपका, जो भी है, उसके लाइफ में भी पीएच, सभी के लाइफ में पीएच काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि हमारे शरीर में अगर डाइजेशन की बात करें हम लोग, वही टॉपिक है आपके बुक्स का, कि अगर हम अपने डाइजेशन की बात करें तो हम लोग को डाइजेशन में एक एसिड है जिसको आप काफ़ी अच्छे से जानते हो, बायोलॉजी के तो काफ़ी नॉलेज है आपको, तो HCl होता है। और HCl में अगर देखें तो HCl का जो pH होता है लगभग 1.54 के आसपास होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर वो उसका pH हमारे खाने के तौर तरीके से अगर बढ़ जाए तो वो एसिडिटी को फॉर्म कर जाता है, वहाँ प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, इरिटेशन होने लगता है। और तब हम लोग इसको न्यूट्रल करने के लिए
बेसिक नेचर का सब्सटेंस देते हैं। उसी तरह सॉइल में ही है, जो आपको पीडीएफ के थ्रू जाएगा कि किस में सॉइल में पीएच कितना है और कितने से कम होना चाहिए, कितने से ज़्यादा होना चाहिए कि सॉइल आपका सही हो, प्लांट का ग्रोइंग सही हो। डाइजेशन सिस्टम जैसे अभी आपने बात किया, पीएच ऑफ टूथ, दांत का पीएच कितना होना चाहिए, कितने के बाद वो डिके करता है, तो उसको फिर प्रिवेंट करने के लिए, यूज करने के लिए क्या क्या यूज करना चाहिए। अदरवाइज एक्वेटिक एसी ड्रेन होता है, तो एसी ड्रेन का भी पीएच जो है आपका लगभग 5 पॉइंट समथिंग के आसपास होता है। अगर उससे एक्वेटिक प्लांट पर अगर गिरना शुरू हो जाए, पानी में ज़्यादा अगर जाना शुरू हो जाए, उससे कम होकर अगर, तो एक्वेटिक प्लांट्स जो है या एनिमल जो है उसका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके अनुसार जो अभी आपका पीएच है एवरीडे इन लाइफ का, वो आपका ऑलवेज कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, ये समझ गए अच्छे से? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। मिलने के बाद हम लोग बात करते हैं कि आगे क्या होगा।